उस टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। योगदान ये है कि सबसे पहले उसके बारे में आपसे 5 मिनट बात करूंगा, फिर इस पर क्योंकि नियम बहुत ज्यादा नहीं है, जो नियम है उन पर आज चर्चा होगी और कुछ नियम नहीं। अगर आपने पेपर देख रखे हैं, मैं ये तो जैसे अभी सर ने आपसे कहा कि आप लोग कितने घंटे पढ़ते हैं घर पे, तो वास्तव में जो आपको ये मौका मिला है उस मौके का सदुपयोग करना है आपको। आपके कॉम्प्रिहेंशन में पिछले 5 वर्षों की बात तुलना आज करूंगा आपसे। पिछले 5 वर्षों में सबसे पहली बात जो आपको जानकारी है वो ये है कि सीसेट आपके यहाँ लागू कब हुआ था? 2011 में। इसका बड़ा व्यापक स्तर पर यानी कि इंडिविजुअल भी लोगों ने विरोध किया और एक साथ विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि अचानक कोई पेपर आया और उसको लोग समझ नहीं पाए, इसलिए इसका विरोध हुआ। जब विरोध हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 33%, कितना प्रतिशत? 33%, यानी कि आउट ऑफ जितना क्वेश्चन था पासिंग मार्क्स लग दिया। नेगेटिव मार्किंग की कोई बात प्रारंभ में नहीं कही गई थी। लेकिन वर्तमान में क्या नेगेटिव है? तो उत्तर आता सर बिल्कुल है। और आपके सामने जो सीट मिली है ये आपका 2022 का एग्जाम का पेपर है, जो आपको मैंने सीट दी है। और भी मैं सीटें लाया हूं। मुझे आपको इसमें मैक्सिमम, देखिए मेरे पास हम लोग को लेक्चर अलॉट रहता है, सर इतने लेक्चर में वो समाप्त करना है। अगर डिटेल में पढ़ाने लगूं पता चले आप में 10 से जाओ, लेकिन हम लोग को पहले से कंफर्म होता है कि इतने लेक्चर में, 3 लेक्चर में, 2 लेक्चर में टॉपिक क्या करना है, आपको इंड ही करना है। तो हम लोग सामने भी एक टास्क रहता है कि इतना लेंदी मैटर मात्र 3 दिन में। तो मैं पूरी कोशिश है कि आपको 10 सेट 15 सेट करा दूं और 50 सेट आपको दे दूं, वो मैं कर सकता हूं। तो उसमें आप जितने क्वेश्चन हैं और एक दिन मैं बिना लेक्चर जो काउंट नहीं होता उसके लिए बिना लेक्चर के 1-2 घंटा आपको समय दे दूंगा। उसमें जितनी भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं बात आज आपसे 2015 पेपर के बारे में बात करूं, 2016, 2017 और 2018 और 2019 आपको सेट दिया गया 2022 का। आपके एग्जाम में यहां से आपके पेपर में 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आए हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं? 30। मतलब आपका एग्जाम टोटल कितने नंबर का है सर? 80 क्वेश्चन का है। और उसमें कॉम्प्रिहेंशन कितने क्वेश्चन है? तो उत्तर आता 30। किसी माने कि आप समझिए यहां पर 26 दिखे थे, यहां पर 24 थे, यहां पर 28 थे, यहां पर 29 थे। और 2022 में भी आपके 25 क्वेश्चन आ गए कॉम्प्रिहेंशन के। सबसे पहली बात तो आपको 2 चीजें, मतलब थोड़ा सा अपने इंडिविजुअल ध्यान देना, किसी पर्सनल की बात नहीं करेंगे। एक जैसे प्रश्न आता है कि बोथ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव सो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि अगर आपका कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष क्या होता है? सकारात्मक। बोथ स्टेटमेंट इज नेगेटिव सो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, यानी कि कथन अगर आपका नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसा होता है? नकारात्मक। तो ये हमारा नियम कहां चलता है? जहां पर स्टेटमेंट कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा स्टेटमेंट अजम्पशन के बारे में बात आ जाती है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें सबसे फोकस पहली बात करना है कि कितने नंबर का कॉम्प्रिहेंशन है और एक कॉम्प्रिहेंशन में कितने शब्द आते हैं और उस कॉम्प्रिहेंशन को हम कितने मिनट में कवर कर सकते हैं। आपका पेपर 80 क्वेश्चन का है, नंबर वैकेंट कितने हैं आपके? 200। मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का है आपका? तो उत्तर आता है 2.5। सबसे पहली बात, सीसेट, कोई सीसेट का नंबर जुड़ेगा नहीं, ओनली क्वालिफाइंग है। ओनली क्या है? क्वालिफाइंग है, लेकिन विद नेगेटिव मार्क्स के साथ। तो सबसे पहले हमें सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए एक, जिसे कहते हैं, स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें पढ़ना कैसे है। आपके पेपर में वर्तमान में 30, मतलब हम एक औसतन डेटा जोड़ते हैं कि जितने भी पेपर है उसका लगभग हम मान लेते हैं कि अगर 80 क्वेश्चन का 30% निकालते हैं तो कितना परसेंट होता है? 80 का 30% 24, यानी कि आप समझिए कि पेपर का 1/3 हमारा क्या है? कॉम्प्रिहेंशन है। पेपर का 1/3 कितना है? कॉम्प्रिहेंशन है। अगर मैं बात करूं 2011 से लेकर 2015 तक आपके सीसेट का पैटर्न अलग है, 2015 से लेकर 2022 का पैटर्न आपका बिल्कुल अलग है। पहले आपके सामने, अभी मैं आपके सामने 3 तरह के आज पैसेज लेकर आया हूं। पहले आपके सामने एक पैसेज आता था, उस पैसेज से आपको 5 प्रश्न देने होते थे।
पैसेज आपका लॉन्ग होता था और उसमें होता था डायरेक्ट उत्तर मिल जाता था और स्टूडेंट बड़ा खुश होता था कि और पैसे से क्वेश्चन दे दो, मैं इसमें से अच्छे नंबर लाऊंगा। अब आपका पेपर अगर मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ये 22 का है, आप आराम से पिछले साल का, और मैं एक एक साल का पूरा सेट आपको प्रोवाइड करूंगा, भले पीडीएफ में दे दूं। मतलब एक पैसेज है और एक क्वेश्चन है, मतलब कम समस्या है। 2022 में क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, मतलब पैसेज कितना है 26 और क्वेश्चन कितना है 28। इसका मतलब केवल हमारे पास दो पैसेज ऐसे मिले थे जहां से कितने क्वेश्चन आए हैं, दो दो, एक से तीन आए हैं, बाकी एक से दो, बाकी सॉरी दोनों से दो दो आए हैं, बाकी सब एक पैसेज से कितना क्वेश्चन है, एक। सबसे बड़ी बात आपकी स्पीड, यहां पर अगर मैं बात करूंगा पैसेज कहां से पेपर में आ रहा है, पैसेज के आपके वास्तव में 3 एरियाज, कितने एरियाज हैं 3, जिसमें पहला एरियाज आपके पेपर में वास्तव में निकल के आता है, उसका नाम है इन्वायरमेंट। पहला एरियाज क्या है हमारा, इन्वायरमेंट। दूसरा हमारा जो एरियाज है उसका नाम है इकोलॉजी, क्या नाम है, इकोलॉजी। और तीसरा हमारा एरिया है उसका नाम एजुकेशन है। इसका मतलब हमारे पास पैसेज कितने एरिया से आएगा, ओनली 3rd। इसका मतलब जो पहला एरिया हमारा चुना है या दूसरा एरिया चुना है, इसका चुनने का कोई ना कोई रीजन होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सी सेट में ऐसी क्या है, हमारे साथ बहुत सारे एरियाज हैं, लेकिन इन एरिया से आपके पेपर में 60 से 70% क्वेश्चन आपके इसी एरियाज से हैं। मतलब आपके पेपर में कुल टोटल क्वेश्चन है 30 और उन 30 में एरियाज हमारा कितना है, 60 to 70% हमारा एरिया क्या है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। आपसे क्वेश्चन है कि ऐसा क्या रीजन है कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट का योगदान आपकी सीटेट में अधिक है, कौन बताएगा। उम्मीद करता हूं देखिए आप लोग जिस एग्जाम के लिए यहां बैठे हैं इसके लिए आपने पहले से कोई ना कोई वीडियो देखा होगा, पहले से आपने एक पैटर्न बनाया होगा कि हमारे सिलेबस का हिस्सा कहां से आता है तो क्यों आता है। इसमें सबसे बड़ी बात से सेट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना, हु, और इसका मतलब आपको उत्तर बताना हमें, कौन बताएगा, जो आपको आता है मैम बताएं। ठीक है मैम की बात अपनी सही है, और बताएं। सर आपके यहाँ एक वैकेंसी होती है उसका नाम है आईएफएस, क्या नाम है, आईएफएस। मतलब सी सेट इसलिए भी कराते हैं कि ये लोग ये ना कहें कि हमारा पोर्शन आप पूछ नहीं रहे, क्योंकि आप लोग इसके लिए भी एलिजिबल, जब हम एग्जाम देंगे तो उसमें जो वैकेंसी होगी उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें एक वैकेंसी है, उसका नाम क्या है, इंडियन फॉरेस्ट, फॉरेन सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, वन जिसे कहते ना आईएफएस ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा जो आपका आईएफएस है ये फॉरेन सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। अच्छा वो सर, अच्छा अभी मैं बात करूं उसके बारे में भी बात कर लूंगा। वो आईएफओएस होता है, वो हमारी वैकेंसी ही अलग है ना, वो हमारी वैकेंसी ही क्या है, अलग है। ठीक है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि ये भी आपकी एसआईएस की सर्विस होती है। इसका मतलब ये लोग ये कतई न कह पाए कि हमारे पास एग्जाम में क्या नहीं आया, इन्वायरमेंट से संबंधित नहीं आया। दूसरी बात, मैम की बात बिल्कुल सही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से उसके बारे में हमें जो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट क्या परिवर्तन आ रहा है, उसमें चेंजिंग क्या रहा है, उसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो इसका मतलब अच्छा यहां पर दोनों पोर्शन से कितना क्वेश्चन हो गया, 60 से 7। 3rd नंबर पे हमारा आता है जो 15% हमारा कवर कर लेता है, उसका नाम क्या है, एजुकेशन। इसका मतलब अगर मैं इधर 60 नंबर आया, 60 नंबर लगभग अगर वैल्यू हम जोड़ लेते हैं तो लगभग 80 से 85, यानी कि 75 से लेकर 85 तक हमारा पोर्शन यहां से कंप्रेहेंशन से कवर हो गया। इसके बाद हमारे पास फिर भी दो एरियाज बचते हैं। एक एरिया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, और एक एरिया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है। बस इसका मतलब जो 3rd नंबर पे हमारा है वो एग्रीकल्चर के बारे में बात करेगा और 4 नंबर पे हमारा है वो गवर्नमेंट के बारे में बात करेगा। वैसे गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं आते क्योंकि जो नियम बन गया है वो कभी गलत
नहीं होगा। गवर्नमेंट से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं आता है क्योंकि वास्तव में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल बन गया उसके बारे में हम कोई वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। जो आर्टिकल आ गया कि वो आर्टिकल नंबर 45 का मीन्स क्या है, वो कुछ भी है और उसके बारे में हम कोई अपने आप से आर्गुमेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम जहां से वैल्यू उठाएंगे, पहला पोर्शन हमारा क्या होगा, ईवीएस इन्वायरमेंट होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, इकोलॉजी, थर्ड नंबर पे क्या होगा, एजुकेशन, फोर्थ नंबर पे क्या होगा, एग्रीकल्चर एंड 5 नंबर पे क्या होगा, नंबर 1। ये पोर्शन हमें पढ़ने हैं। इसके लिए हम लोग ज्यादा द हिंदू पेपर के बारे में बात करेंगे। हमारे पास वास्तव में, मैं अपना बता रहा हूं, अगर सबसे बेस्ट अगर कोई न्यूज़पेपर है कंपटीशन के दृष्टिकोण से तो उसका एक ही नाम है, जिसका नाम क्या है, द हिंदू। लखनऊ में एक दिन बाद मिलता है, ये भी आप जानते हैं शायद। अब तो लखनऊ में जैसे अगर आपको आज पेपर चाहिए तो कब का मिलेगा, कल की डेट का मिल रहा है। अब जो है यहाँ पर 10-11 बजे मिलने लगा है, आ जाता है। ओके, तब तो अच्छी बात है। हम 3 साल खरीदे हैं, एक दिन बाद मिलता था। मैं भी कभी आप ही तरह भागीदारी भवन में पहले सिविल तैयारी की, फिर दिल्ली गया हूं, वहां मिल जाता था, वहां कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब हमको क्या पढ़ना है, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना है। वहां से हमें वो पैसेज मिल रहे हैं, जिसे 2022 में अभी मैं पैसेज बताऊंगा और डेट बता दूंगा कौन से किस दिन का पेपर से हमें पैसेज मिल गए। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट वो पैसेज पहले से पढ़ा है और आपके एग्जाम में वो पैसेज मिल गया है तो उसको करने में हमको क्या मिल जाएगी, आसानी मिलेगी। तो इसका मतलब हमको हिंदू पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है। हाँ, ये बात बिल्कुल गलत नहीं कह सकता हूं, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया से जो इकोनॉमिक्स पोर्शन जो आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का कौन सा पोर्शन, इकोनॉमिक्स पोर्शन आता है, वहां से हमको बिल्कुल योगदान मिलेगा। इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूं, जो मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे पेपर में कितने पैसेज कितने कंप्रिहेंशन आए, तो उत्तर आया 26 में, जिसमें से एक एक क्वेश्चन पूछा गया। उनमें से पैसेज का जो शब्दों की संख्या थी वो 67 से लेकर 141 थी। देखिए मतलब एकदम जो आपका यूपीएससी पेपर बना रहा है उसके लिए वो कोई डाउट नहीं कर रहा है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है उनके लिए हमारे पास वर्ड कितने निकल के आएंगे, मिनिमम 67 है और मैक्सिमम कितना है, 141। जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा वो 91 से कुछ शब्दों की संख्या दिया, 192 193 शब्दों में उस पैसेज को समेट दिया। जो 3 नंबर का पैटर्न गायब है। मैं फिर कह रहा हूं 3 नंबर का पैटर्न गायब है। क्यों, कभी कभी जैसे 19 में हमारे पास दो पैसे जैसे आए, जहां से कितने पैसे, 3, तो वहां पर आ रहा है भैया, वहां पर हमारे पास 111 से लेकर 242 यानी कि 101 to 242 से तक शब्दों की संख्या आ जा रही। इसका मतलब एक एनालिसिस मैंने किया कि क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन कितने हैं, 30, और एक एग्जाम्पल मैंने पूरा डेटा इसका निकाला तो उत्तर आया कि एक पैसेज पर हमें 100 शब्द पढ़ना है, एनालिसिस करना है, कंप्रिहेंशन समाप्त हो जाएगा। बहुत आसान है कंप्रिहेंशन, और ना समझ पाए, एनालिसिस नहीं कर पाए तो सर जानते हो जहां 3-4 प्रश्न करेंगे तो एकदम सर दर्द करने लगेगा। तो उसको हमें समझना है कि कहां पर उसको एनालिसिस करना है, कहां पर कैसे करना है। मतलब एक पैसेज से, मतलब 1 नंबर पाने के लिए हमें कितना शब्द पढ़ना पड़ेगा, 100 शब्द। आप कितने मिनट में पढ़ते हैं इस बात को कौन मुझे बताएगा, आज तो नहीं बता सकते, घर जाइएगा। वो शब्द नहीं है जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, आप में एक पैसेज होगा, एक स्टोरी होगी। वो स्टोरी कभी क्लाइमेट से होगी, कभी इकोलॉजी से होगी, कभी इकोनॉमिक्स से होगी, कभी एग्रीकल्चर से होगी, कभी एजुकेशन से होगी, कभी गवर्नमेंट सेक्टर से होगी। वैसे गवर्नमेंट सेक्टर का नियम मैंने इधर देखा नहीं। तो इसका मतलब वो हमारे पास 100 शब्द होंगे और 100 शब्द में कुछ वर्ड्स आसान होंगे और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसका हमें मीन्स मोबाइल से देखना पड़ेगा या डिक्शनरी का बात करना पड़ेगा, वर्ड ही तो पकड़ने। इसका मतलब हमें 100 शब्द पढ़ने हैं और 100 शब्द कितने मिनट में पढ़ते हैं। अगर स्पीड आप बना लो तो उम्मीद करता हूं कि आप 1.5 से 2 मिनट में मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। वैसे आप अगर ईमानदारी की बात करो, आप पास एक पैसेज है, उस पैसेज में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई शायद, चलिए कोई बात नहीं। एक आपका पैसेज है, पैसेज नंबर 2, पैसेज नंबर 2 देखिए, पैसेज नंबर 2 है आप पास, जिसमें लिखा है द पॉवर्टी लाइन इज क्वाइट, लिखा है।
इसमें आप लाइन काउंट करके हमें बताएं कितनी है, कितनी लाइन, एक विद्यार्थी कोई बता दे इसमें हमें कितनी लाइन काउंट करके बता दो। 25 लाइन है मैम। और एक लाइन में कितने वर्ड हैं? 8। इसका मतलब 25 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 200। और क्वेश्चन सर कितना पूछा है? 2। क्वेश्चन कितना पूछा है? देखिए एकदम एक्यूरेट डेटा निकल के आता है कि अगर हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे तो कितनी वैल्यू दे रहे हैं? 200। अगर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लगभग नियर अबाउट, मतलब इतने नंबर से इतने नंबर का पैसेज होगा और इतने नंबर पे समाप्त होगा, और उसका जो आंसर निकल के आ जा रहा है वो एकदम 3-4 लाइन छोड़ दे रहे हैं और बस वहीं से उत्तर निकल जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम कम से कम 30 से 35 कंप्रिहेंशन पढ़ ले तो हम उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। नंबर 2, तो इसका मतलब देखिए हमारे पास ये पोर्शन आप लिखिए कि हमारे कौन से सेक्टर हैं। पहला सेक्टर कौन सा है? एनवायरमेंट है। दूसरा सेक्टर क्या है? इकोलॉजी है। थर्ड क्या है? एजुकेशन है। और फोर्थ हमारा क्या है? एग्रीकल्चर है। और रियर केस, मतलब मैंने खुद कहा आपसे, रियर केस मिल रहा है कि एक आधा सेक्टर कहां से मिल जा रहा है? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी में आप नेगेटिविटी नहीं दिखा सकते। ठीक है। इसके बाद वास्तव में हमारे पास कंप्रिहेंशन कितना मिलने वाला है? मिनिमम कंप्रिहेंशन 24। मिनिमम कितना मिलने वाला है? 24। और मैक्सिमम मिलने वाला है 30। मतलब 24 से लेकर 30 तक कंप्रिहेंशन आपके एग्जाम में मिलने वाला है। नंबर 2। नंबर 3, एक कंप्रिहेंशन में आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा अपना कंप्रिहेंशन पढ़ाने का तरीका अलग। एक कंप्रिहेंशन में मिनिमम कितना वर्ड एक नंबर में मिलेगा? 67। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 141। 2 कंप्रिहेंशन में मिनिमम कितना मिल रहा है? 91। अब देखिए मैंने ठहराया, ये औसतन डेटा था और आपके सामने। अच्छा, इसमें मैंने क्या कहा? मैम ने कहा 8 है, तो किसी में सर देखिए बहुत कुछ ऐसे वर्ड है जैसे इज, इट, नॉट, छोटे भी है, और कुछ ऐसे हैं जो क्या है? बड़े वर्ड है। तो डेटा हमें कितना मिलने वाला है? 91 to 192। अगर थर्ड वाला मिलेगा तो कितना मिलेगा? 111। तो लेकर इतना मिला नहीं, इतना केवल 2014 का एक क्वेश्चन था जहां पर 112 शब्द थे, जहां से 3 क्वेश्चन पूछा था, बाकी लगभग 150 प्लस क्वेश्चन मिलेगा। ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन की फिर बात करेंगे, इसको रब कर दिया जाए। एक क्वेश्चन मैम से है। मैम आपको समय दे जा रहा है, 10 मिनट समय दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि 5 कंप्रिहेंशन पढ़ के दिखाइए, उसके उत्तर दीजिए। और सर से मैंने कहा आपको 20 मिनट का समय दे रहे हैं और 10 कंप्रिहेंशन। आप लोग बताइएगा कंपेरिजन करके कि किनका उत्तर ज्यादा सफिशिएंट उत्तर सही हो सकता है। 10 मिनट दिया गया है, मतलब एक ए विद्यार्थी है, उसको 10 मिनट का समय दिया गया, उससे कहा गया कि 20 कंप्रिहेंशन पढ़ के सुना दीजिए, मतलब उसका उत्तर दे दीजिए। एक विद्यार्थी बी है, उसको 20 मिनट का समय दिया गया और कंप्रिहेंशन आपसे अगर मैं बात करूंगा, समय यहां पर कंप्रिहेंशन 10 है, समय कितना है? 20 मिनट, और यहां पर कंप्रिहेंशन 10 है, समय है 25 मिनट। ये बताइए किसमें मतलब किसमें ज्यादा संभावना होगी सही होने की? बी वाली की। इसका मतलब कंप्रिहेंशन करने से पहले आपके पेपर में 80 क्वेश्चन होंगे। 80 क्वेश्चन में मतलब आपके पास 200 नंबर होगा और आपको केवल 33% नंबर लाने होंगे। 200 का 33% कितना होता है? 66.7। इतना टारगेट तो कोई बना के नहीं जाएगा, क्योंकि भाई यहां पर तो हम नदी धार वाली कहानी है, बहाव आएगा तो बह जाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं बहेंगे, ये तो नहीं बनाएंगे। हम अगर मिनिमम की बात करेंगे, इतने नंबर के बारे में बात करेंगे। कितने नंबर के बारे में बात करेंगे? 80 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कितने क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे? 80 क्वेश्चन के बारे में जब बात करने वाला हूं तो इसका मतलब मैं 80 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2.5 नंबर का। तो 80 क्वेश्चन के लिए, 80 नंबर के लिए हमें कितने क्वेश्चन करना अनिवार्य है? बोलो भाई, 80 क्वेश्चन के लिए कितना करना अनिवार्य है? भाई अगर मैं यहां पर मैं बात कर लूं, अगर आप 30 कर ले तो हमारे पास कितना नंबर मिल गया? 80 मिल गया। इसका मतलब हमारे पास एक विकल्प ऐसा है कि हम क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं ना।
इसका मतलब आप समझिएगा, जो हम कंप्रिहेंशन करेंगे वो आज ही से स्टार्ट करेंगे। कंप्रिहेंशन जब करेंगे तो हम एक कंप्रिहेंशन पे अपना कुछ समय देंगे, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, अपना कुछ क्या देंगे, समय देंगे। जैसे एक एग्जाम होता है बैंक पीओ का, और आपका एक एग्जाम, दो एक ऐसे एग्जाम है। अभी तक अगर आप सिविल सर्विसेज में मेरिट देख लीजिए तो अगर आप 52% नंबर ले आए, कितना परसेंट ले आए, और आपको कोई इससे हटा नहीं सकता, यही तो नियम है। इसका मतलब 100 आउट ऑफ कितना, 52%। कितना परसेंट क्वेश्चन छोड़ दिया, 48%, और नौकरी मिल गई। इसका मतलब कंप्रिहेंशन कौन सा किया जाए और कौन सा छोड़ा जाए, इस बात को पहले जानना जरूरी है। मतलब देखिए, सब नहीं करूंगा, ये मैं फिर कह दिया, मैंने यहां पढ़ाते समय एक एक लाइन बता दूंगा कि जितना पैसे 10 सालों में, मतलब 2015 से, पहले नहीं जाऊंगा, 2015 से लेकर 2022 तक जितना भी कंप्रिहेंशन आया है वो एक एक हर ईयर का कराऊंगा। और मेरे पास समय का अभाव होगा तो मैं आपको क्या दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। और आप भी, क्योंकि वास्तव में एग्जाम देंगे तो कोई ना कोई सेट खरीद लिए होंगे, इतना मुझे मालूम है, तो मैं वो आपको सेट दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। उसका उत्तर आप किसी दिन बैठ के क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्वेश्चन कौन सा छोड़ेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। पता चला एक पैसेज आया, पैसेज हमारे पास लगभग 250 वर्ड्स का हो गया, और क्वेश्चन कितना पूछा, 2 पूछ लिया। एक तो नहीं पूछेगा, कितना पूछ लिया, 2। तो मैंने एक बार अपने थोड़ा सा पढ़े और पता चल गया, अच्छा ये तो एग्रीकल्चर से है, मेरा आसान फील्ड दिखा, मैं उसको पढ़ूंगा। मैंने देखा वो हमारा जो है कभी कभी एक आधा पैसेज इंटरनेशनल प्रॉब्लम से आ जाता है। कहां से आता है, जो इंटरनेशनल, जैसे अभी यूक्रेन वाला चल रहा है, एकदम कंफर्म आप जानिएगा कि आपके सिविल सर्विसेज में वो ऐसे फैक्ट रखता है जिस पर आपको क्या मतलब डिसीजन मेकिंग करना पड़ जाए। जैसे आप समझ, अभी डिसीजन मेकिंग अब आपके पेपर में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि उस प्रश्न के उत्तर दोनों सही होते थे। अब पता चला आयोग ने उसका उत्तर ए दिया और आपने उसका उत्तर क्या दे दिया, बी दिया, और आपने चैलेंज कर दिया। जब चैलेंज कर दिया तो आयोग वहां पर मजबूरी है, और उत्तर दोनों सही, उत्तर दोनों सही है। उत्तर दोनों सही क्यों, क्योंकि रीजन आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा आपने कि ऐसा है, पत्नी की जान जा रही है, और पत्नी की जान जा रही है और पैसे है नहीं, चोरी करना है। मतलब आपने कुछ बताया थोड़ो, आपने कहा आपके पास पैसे नहीं है और आपकी पत्नी की जान जा रही है, मेडिकल वाला दवा आपको दे नहीं रहा, आप करेंगे क्या, और विकल्प पैसा लिखा है, आप चोरी करेंगे। और नीचे बाद में उसमें आगे कंडीशन दे दिया कि अगर आप चोरी करें तो लास्ट में शब्द लग जाएगा जिसका नाम होगा ठीक, या एक ऐसा पनिशमेंट के बारे में बात कर दिया जाएगा, या आपको जेल भेजने के बारे में बात कर दी जाएगी। तो दोनों गलत हो गया। जब दोनों गलत है, अच्छा मेरी पत्नी की जान जा रही तो उसमें चोरी कौन करेगा, हम ही करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग वो उत्तर क्या है, सही है, और आपके अकॉर्डिंग उत्तर वो क्या हो गया, गलत है। तो इसका मतलब वहां पर, इसीलिए अब मेंस में इथिक्स आने लगा है। अगर आप लोग पेपर देख रहे हो तो वो जो निर्णय वाला है, अच्छा पीसीएस में बढ़िया, जो पिछली क्लास में मैंने पीसीएस में अच्छा है, थ्योरी पूछने लगा, पीसीएस में क्या कर दिया, वो निर्णय कहां रह गया, पीसीएस में डायरेक्ट आ गया कि बताइए कि रेशनल मैन मॉडल प्रोपोज्ड बाई या फाउंडर बाई। तो वहां पर डायरेक्ट आने लगा तो रट्टा मार हो गया कि भैया ऐसा है कि रेशनल मैन मॉडल किसका है, हमने तुरंत बता दिया सर सिंपल का है। ये कहां पूछ रहा है, पीसीएस में। लेकिन सिविल में तो ऐसा पूछ नहीं रहा। सिविल में कह रहा है कि अगर पता चले कि आप हैं और एक तरफ माँ है, एक तरफ पत्नी है, और पत्नी मिट्टी डाले बैठी है, माँ भी, अगर पत्नी तरफ जाओगे तो मम्मी आग लगा लेंगे, मम्मी तरफ जाओगे पत्नी। अब लो डिसीजन। अब आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे, आप ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। अब कंडीशन है, अब यहां पर एक शब्द आ जाएगा जिसका नाम होगा मोरल, जुड़ गया, मोरालिटी आ गई, और मोरालिटी में एक शब्द आ गया जिसका नाम है रेशनैलिटी, वैल्यू जुड़ गए। अब आप निर्णय ले सकते हो, नहीं ले सकते, वो लिया जाता है समाज में, बात अलग है ना, लिया जाता है निर्णय कि हम पत्नी के साथ रहेंगे लेकिन उधर छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नियम तो नहीं है ना। आप ऐसा अगर डायरेक्ट कह दोगे कि हम पत्नी की तरफ जाएंगे, मम्मी छोड़ देंगे, तो आपका नंबर चला गया, और नंबर वो गया तो गया, दूसरा भी ले डूबा। वो तो गया, वो तो गई भी किया, और वो जो एक
एक नंबर आपने गोला भरा था कि मैं पत्नी के साथ अपना जिंदगी गुजारूंगा, माता जी को छोड़ दूंगा, वो गया तो गया, लेकिन दूसरा भी कहां चला गया? वो तो नंबर गया, दूसरे में भी कुछ नंबर। तो आपको यहां पर क्या है कि कुछ करने से पहले इस बात को भी ध्यान देना है कि हमें कौन सा कंप्रिहेंशन छोड़ना है। कभी कभी किसी कंप्रिहेंशन से 2 क्वेश्चन आ गए, एक बहुत आसान मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, क्योंकि कंप्रिहेंशन कितने प्रकार के मिलने वाले हैं? 2 प्रकार के। एक कंप्रिहेंशन मिलने वाला है कि ऐसा है, स्टेटमेंट में जो बात है निष्कर्ष में मिल गया, हमने उत्तर दे दिया। एक में निष्कर्ष तो लिखा है ना, कथन तो लिखा है, स्टेटमेंट है, लेकिन कंक्लूजन में कह रहा है इसका निष्कर्ष क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं है तो आप लगाइए आराम से। आपने अगर आपने वहां पर थिंकिंग की बात आ गई, आपने कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं कि आप डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं तो उत्तर आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अगर आप डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं तो उत्तर आपका क्या हो गया? सही हो गया। अब वहां डिपेंड करेगा सिचुएशन किस में बैठे। वहां पर देखिए, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आपने बड़ी अच्छी मेहनत की, और जिस दिन पेपर देने जा रहे थे, जैसे आज मैं लेट हुआ, जबकि मैं 1 घंटा पहले निकला था बक्सी तालाब से, वहां क्लास थी, मतलब 1 घंटा नेट लग गया, जबकि मैं टारगेट बनाया था कि आराम से 35 मिनट से 40 मिनट लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचना होता है। लेकिन कितना घंटा, मतलब नेट 1 घंटा लेट हो, मतलब 1 घंटा 10 मिनट आने में लग गया। इसका मतलब हमने सोच तो कुछ और बनाई थी, लेकिन लेट हुआ। तो यहां पर उस समय सिचुएशन क्या निर्भर करती है? जब आप एग्जाम देने जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एग्जाम जब कभी देने जाएं तो थोड़ा सा 1-2 घंटा अगर पहले पहुंच जाएंगे तो टेंशन आपकी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, आप फ्री हो जाते हैं। और जब आप फ्री हो जाते हैं और एग्जाम में पहला क्वेश्चन करने बैठे हो, पहला उत्तर आ जाए, अक्सर यही होता है कि जो पहला क्वेश्चन करने बैठे पहला उत्तर आ जाए तो एक जो एनर्जी होता है उसका बूस्टर मिल जाता है। एनर्जी होता है हमारा, क्या मिल जाता है? बूस्टर। और आपके सी सेट में पहला पैसेज देते हैं आपके पेपर में, मतलब जैसे हम करने बैठते हैं, पिछली बार 2022 के पेपर में पहला कंप्रिहेंशन है, वो कंप्रिहेंशन मैंने आपको दिया नहीं, वो बड़ा कंप्रिहेंशन है, अभी मैं दे रहा हूं, फिर आपको 2 सीटें लाया हूं। पहला मतलब पहला सी सेट मेरे सामने आया, और सी सेट में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? कंप्रिहेंशन का है, और हमने लगे पढ़ने। वो भी इसलिए लाया हूं कि आपको बता रहा हूं कि ये छोड़ना चाहिए था। हम लगे पढ़ने और आधा 5 मिनट पढ़े, कंप्रिहेंशन समझ में नहीं आया, दिमाग का दही बन गया। और जब दिमाग का दही बन गया तो हम उसको लगाए पड़े हैं, और कंप्रिहेंशन हमारा 5 मिनट चला गया। जब दूसरा क्वेश्चन आया तब फिर कंप्रिहेंशन था, अब हम फिर दूसरे करने बैठ गए। जब पहले में दिमाग का दही वैसे भी हो चुका है, और जब दूसरे करने बैठे तो क्या हुआ? तो नंबर 1, एक कंप्रिहेंशन करने के बाद लगातार कंप्रिहेंशन नहीं करोगे, 1 या 2 मैक्सिमम कंप्रिहेंशन करोगे, इसके बाद इनसे कहोगे बाय बाय। आपका जो बेस्ट एरियाज, जैसे किसी की मैथ अच्छी है, और मैथ वास्तव में सीसेट में बहुत टफ नहीं आती, किसी का रीजनिंग बड़ा अच्छा पोर्शन है, आराम से पूछा, सभी कुत्ते बिल्ली है, ऑल इज कैट इज, बड़ा आराम से ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी, और से पूछा सम ए आर सी एंड सम बी आर सी, आराम से उत्तर लगाए। मतलब आपको कंप्रिहेंशन लगातार 300 कंप्रिहेंशन नहीं करना है, आपको मैक्सिमम कितना करना है? 2। हाँ, अगर इजी आ गया तो कितने का लेना है? 3। और तो इजी आएगा, ऐसा तो है नहीं सी सेट देने जा रहे इजी आ जाए, मैंने तो नहीं देखा पिछले 10 सालों से जो मैं दे रहा हूं ना। तो हम 2 कंप्रिहेंशन करेंगे, 2 से 3, मैक्सिमम 2-3 करेंगे। 2 कंप्रिहेंशन करने के बाद हम अपना एरियाज बदलेंगे। एरियाज बदलने के बाद मैं कहां पहुंचूंगा? मैं वहां पहुंचूंगा जो अपने बेस्ट एरियाज है। और बेस्ट एरियाज आप लोग बता सकते हैं आपके कौन से हैं? तो आपके पेपर में एक मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? 10 से 12 क्वेश्चन कहां से मिलने वाले हैं? रीजनिंग से। और रीजनिंग में आप लोग बहुत अच्छे जो है, मतलब पकड़ बनाए हैं, नॉलेज आपकी अच्छी। आपने कहा कि रीजनिंग का मतलब क्या है? नकल करो अकल के साथ। रीजनिंग का मतलब क्या है? नकल करो। भाई कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है बताइए? कोडिंग डिकोडिंग मतलब कुछ है? ऊपर दे दिया कि राम मतलब जो है इन ए सर्टेन लैंग्वेज कोड लखनऊ इज दिस सर्टेन लैंग्वेज कोड कानपुर इज दिस, यही तो पूछता है। रीजनिंग का मतलब क्या है? नकल करो अकल के साथ। वो बताइए इन ए सर्टेन लैंग्वेज कोड लखनऊ, और उसमें आगे कुछ में किसी में प्लस किया होगा, किसी माइनस किया होगा। इसके मतलब रीजनिंग हमारे पास कितना क्वेश्चन मिलेगा? 10 से 12।
लेकिन लगातार रीजनिंग भी नहीं करना है, क्योंकि रीजन है ये आसान है, कंप्रिहेंशन को साथ रखना है। और या तो आपने इतनी पकड़ बना ली कि आपने जो एक रीजनिंग है, दूसरा हमारा क्या है। बहुत सारे ऐसे मैंने स्टूडेंट देखे हैं, जैसे पिछली बार सुरभि वर्मा जो इस समय एसडीएम हुई है और उनको साउथ इंडिया मिला है, तो उन्होंने क्या कहा, जैसे हम लोग सभी दिल्ली में थे तो मैं उनका सर मतलब जो है वो भी तैयारी करती थी, हमें ये तो समझ में नहीं आता, बस इतना टारगेट बनाया हूं कि ऐसा है कुछ क्वेश्चन तो हमने कर लूंगा लेकिन मैं पैसे की बात नहीं करूंगा। हमने कहा मैम क्यों कह रहे हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन उनका जीएस इतना स्ट्रांग था कि मैथ्स बहुत नंबर ला सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा अपना टारगेट है सर, 30 से 35 क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें रीजनिंग के सारे करने वाले हैं, मैथ के सारे करने वाले हैं। इसके बाद हमारा एक एरिया बचता है जो डिसीजन मेकिंग से 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, एक हमारा एरिया बचता है जो ना नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, मैं वहां से उत्तर ले लूंगा। लेकिन हमें अब क्या करना है, जब 30-30 क्वेश्चन कंप्रिहेंशन में है तो पहले कंप्रिहेंशन कम होते थे, अब कंप्रिहेंशन क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 से 3 कंप्रिहेंशन करेंगे, इसके बाद हम कहां मूव कर जाएंगे, रीजनिंग या मैथ। फिर कहां चले जाएंगे, कंप्रिहेंशन पे, फिर कहां चले जाएंगे, रीजनिंग मैथ पर। ठीक, तो 2 लाइन लिखिए, फिर आज का कंप्रिहेंशन करके दिखाइए, फिर बात करूं तो आप लोगों से। 2 लाइन क्यों लिख लीजिए आप। एक लाइन लिखो। अच्छा, ये गार्बेज क्या होता है, कौन बोलेगा, गार्बेज क्या होता है, GARBAJ, गार्बेज क्या होता है। जब हम कभी पैसेज करेंगे तो आप पास एक बढ़िया अच्छा सा पेन होगा, क्या होगा, पेन होगा। पैसेज करने के 2 नियम हैं, एक तो नियम यह है कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ ले, क्या पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ ले, और क्वेश्चन जैसे पढ़ ले, क्वेश्चन में जो उसका मेन एम है, मेन थीम है, उसको मैं क्या कर लूं, अंडरलाइन कर लूं, और थीम अंडरलाइन करने के बाद मैं कहां चला जाऊं, पैसेज पे। और जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, वो थीम मिल जाएगा, और जब थीम मिल जाएगा तो वहीं से हम क्वेश्चन को क्या निकालेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे और टिक कर देंगे। बहुत सारे विद्यार्थी 2 तरह का काम करते हैं, जिससे मैंने कहा कोई विद्यार्थी कहता है सर हम 1 मिनट में 100 शब्द पढ़ लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक बार ओरल तरीके से उस पैसेज को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर कहां पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन मिला तो मिला, नहीं मिला तो देखिए फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन इतना समय मेरे समझ से आपके पेपर में मिलता नहीं है, तभी मिलता है जब मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि आप 80 मिनट 80 क्वेश्चन करने के लिए कितना समय मिलेगा आपको, समय बता दो भैया, 80 क्वेश्चन के लिए समय बताओ, 2 घंटे, 120 मिनट पक्का। और आपको क्वेश्चन मात्र कितना करना है, क्वेश्चन कितना करना है, 40, समय कितना है, आप 100 भाई अगर मैं आपसे बात करूं, आपके पेपर में 100 क्वेश्चन नहीं करना है, 80 क्वेश्चन नहीं करना है, आपको कितने करना है, 40, समय कितना है, सही होने की संभावना बढ़ गई। जब सही होने की संभावना बढ़ गई क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट मिल रहा है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 1 मिनट में आ जाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको 2 मिनट में भी आएंगे, तो कुछ के लिए हम 4 मिनट ले सकते हैं, यस या नो। बस यही आपको स्ट्रेटजी बनानी है। हम 100% मतलब 80 क्वेश्चन करने वाले नहीं है एग्जाम में, अगर हां इसकी वैल्यू जुड़ती हमारे एग्जाम में तो मैं कितने की बात करता, लेकिन यहां पर मैं कितने क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, 40 क्वेश्चन। टारगेट बनाना है, अपना एरिया फिक्स करना है कि हमारा इसमें एरिया कौन सा बेहतर है। तो मैं जैसे अपना एरिया बनाया हूं कि वर्तमान का जो पेपर पैटर्न है, मैं यही दोनों एरियाज को पढ़ लेता हूं डिटेल में अच्छे से। जितना एडिटोरियल पेज आया द हिंदू का, और उसमें मैंने क्या किया, पेपर देखा, उसमें देखा अच्छा इस समय यूक्रेन वाला ज्यादा, मतलब महीने में अगर देखा जाए तो 10 दिन पेपर में निकाल दे रहा है, मंडे ट्यूसडे आ रहा है, फिर बीच में हमारे पास पैटर्न बदल रहा है, फिर पेपर में आ जा रहा है, तो मैंने क्या किया, उसको जो है अच्छा ये तो बढ़िया है। अच्छा आपके पेपर में वहां तो पेपर आधे पेज में एडिटोरियल लिखा है, और यहां कितना लाइन आना है, मात्रा 100 शब्द आना या 150 शब्द आना है, वहां से लेना है। ठीक है, तो हमें समय ज्यादा देना है एक क्वेश्चन पे, रिजल्ट करना है,
क्योंकि हमारे पास समय कितना है, 120 मिनट समय है कितने क्वेश्चन करने के लिए, 40 क्वेश्चन करने के लिए। 40 में ये देखना है कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन कौन सा बेटर है। जो कंक्लूजन के आधार पर, आपका जो स्टेटमेंट कंक्लूजन के आधार पर है वो हमारा इजी है, और जो हमारा स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, जो आपने हमें क्वेश्चन दिखा रहे हैं वो स्टेटमेंट आर्गुमेंट है। सर क्या नाम है सर जी आपका? हाँ बैठो। आकाश सर ने हमें क्वेश्चन दिखाया, क्वेश्चन है स्टेटमेंट आर्गुमेंट। कौन सा क्वेश्चन है? स्टेटमेंट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में पता चले जिसे मैंने जो तर्क दे रहा हूं वो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, सही है, और एग्जाम वाले के अकॉर्डिंग क्या हो गया। और स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या होता है, जो कथन में है वो निष्कर्ष में क्या होगा, और जो कथन में नहीं हो निष्कर्ष में क्या होगा। तो हमें 30 में से कौन से पैसेज स्टेटमेंट कंक्लूजन के हैं इसको फोकस करना है। और 30 जो हमारे पास आए उसमें पता चले मैक्सिमम नंबर ऑफ 15 क्वेश्चन, 15 पैसेज ऐसे आ गए जो हमारे पास स्टेटमेंट और किसके आ गए, कंक्लूजन में आ गए। उसमें लिखा है साफ साफ, स्टेटमेंट इज पॉजिटिव सो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, स्टेटमेंट इज नेगेटिव सो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अब हमने क्या किया, पैसेज से कितना क्वेश्चन उठा लिया, 15 से 20। मैंने 10 पैसेज का क्वेश्चन हटा दिया, आपकी स्कोरिंग अपने आप क्या हो गई, बढ़ गई। और हमने मात्र 15 क्वेश्चन कर लिया और 15 के 15 सही कर लिया। 15 पैसेज उठाया, 15 कंप्रिहेंशन उठाया जो स्टेटमेंट कंक्लूजन के आधार पर थे, मैंने उनको उत्तर दिया और मैं मूव कर गया वहां से। हमें क्वेश्चन मात्र तो 30 ही सही करने, मैंने 15 कर लिया, मैं 15 कर लिया और मैंने छोड़ भी दिया। इसके बाद क्या हुआ, मैंने यहां से रीजनिंग उठा ली, 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग उठा लिए और मैंने यहां से मैथ उठा लिया। हमारा सीसेट बड़ी आसानी से क्या हो गया, निकल गया। वर्तमान का जो परीक्षा है वो मतलब वास्तव में जो पहले एक शब्द आता था इसका नाम है रोटे लर्निंग, और वर्तमान एक शब्द आता है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग। मतलब वर्तमान का जो सिस्टम है वो हमारा तकनीकी पर आधारित हो गया, टेक्निक वाला सिस्टम हो गया। पहले हमारा सिस्टम था रोटे लर्निंग, पैसेज बड़ा आता था, उत्तर डायरेक्ट लिखा होता था। अब उत्तर डायरेक्ट लिखा तो नहीं होता, पैसेज छोटा होता है। किसी ने कहा देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, कौन कहता है, किस कबीर दास की दोहा है। मतलब उसी क्वेश्चन में छोटी लाइन में ज्यादा बात प्रयोहित कर रहा है। क्वेश्चन बड़ा हो तो आसान है उत्तर निकालना पैसेज से, और पैसेज छोटा हो तो उतना आसान तो नहीं। तो हमने आज कुछ नहीं सीखा, हम बस इतना जानते हैं कि हमें अपने पेपर में मैक्सिमम 50 टच करने की कोई नंबर मिल नहीं रहा। मैं फिर आपको बता दूं क्योंकि रीजन है, हम लोग मेहनत किस पे करेंगे, जीएस वाले क्वेश्चन करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, क्वालिफाइंग करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो गलत होगा उसको टच नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हम जितने क्वेश्चन आते हैं एक बार में शुरुआत से लेकर अंतिम तक देखेंगे कि हमारे पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन सही होता है, उसकी स्टडी बनाएंगे, सही करेंगे। फिर मैं देखा क्या हमने एकदम कभी कभी क्या होता है, जैसे आराम से आ गया ऑल ए आर बी एंड ऑल ए आर सी, उसमें लिखा है कि सम ए आर बी। आपने देखा बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने सही कर लिया। आपने देखा कि वास्तव में 80 में आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिया। आपको लगा कि अच्छा मैंने तो 38 37 सही कर लिया, मैं अब बात ही नहीं करूंगा, बात करूंगा नहीं, बात करूंगा। तो इसका मतलब आपको एक पैटर्न बनाना है उस पैटर्न पर जिस पर आप सीख रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आपका पैटर्न क्या है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मैं भी आपकी तरह पहली बार 2011 में इसकी तैयारी स्टार्ट की थी। कहीं ना कहीं कमी है, मैं खुद जानता हूं, ये बात सच है। भले जीएस में कमी, कहीं ना कहीं कमी है, कमी न होता तो हो ना जाता। मैं खुद, मुझे ये तो मालूम है, और ये भी मालूम है कि कमी आ रही है, आ रहा ना कि मेंस में यहां पर कमी आ रही है, ऐसा नहीं है। अटेम्प्ट अभी मतलब 2 ही अटेम्प्ट, एक बार अब इस बार मतलब जो है 3 अटेम्प्ट रखा हूं। एक बार दिया तो पता चला काफी कम नंबर आया, तो उसके लिए बड़ी मेहनत किया, तब दूसरा अटेम्प्ट टच किया। एज अभी बहुत है तो लगा कि ठीक है, जब एज अभी है तो एक बार जहां पर कमी आ रही उसको क्या कर दिया जाए, दूर कर लिया जाए, फिर एग्जाम दिया जाए। तो आप पास सब कुछ है, एक चांस मिला है, और ये जहां तक मुझे अपना है, जो आपके यहाँ पढ़ाने आ रहा है वो आराम से इस फील्ड में पहले से है, वो दे रहा है, ये सब कुछ बात है। तो हमें क्या, अगर मेंस लिखे तो प्री निकल जाता होगा।
तो प्री निकल जाता है, तो इसका मतलब प्री वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत कहां आ रही है? तो कहीं ये तो मैं नहीं कह रहा हूं कि कमी नहीं है, लेकिन सीख रहा हूं, कुछ पढ़ा के सीख रहा हूं, कुछ पढ़ के सीख रहा हूं। तो हमें क्या क्या करना है? पहली बात तो हमारा पोर्शन कितने आएंगे? 5। मेन पोर्शन कितने हैं? 4। पहली यूनिट में क्या आएगा? ईबीएस और इकोलॉजी। दूसरी यूनिट में क्या आएगा? एजुकेशन। तीसरी यूनिट में क्या आएगा? एग्रीकल्चर। और जो रियर केस मिलेगा उसका क्या? गवर्नमेंट सेक्टर। नंबर 1। नंबर 2, हमें जो है उत्तर कभी भी रेशनल मॉडल पे, देखिए उत्तर हम देते हैं मजबूरी में, रेशनल मॉडल पे देने लगते हैं। आपके सामने पैसेज आ गया ऐसा कि मजबूरी में आप में रेशनलिटी आ गई, लेकिन वास्तव में आपके पेपर में एक शब्द आता है जिसका नाम है रेशनलिटी। क्या आता है? रेशनलिटी। रेशनलिटी की हिंदी होती है युक्त संगत। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इसको ध्यान रखना है कि कथन में कही गई बात अगर निष्कर्ष में सही है तो उत्तर क्या है? सही है। अगर कथन में कही गई बात निष्कर्ष में गलत है तो उत्तर क्या है? गलत है। लेकिन अब वर्तमान का पैटर्न नहीं है। पैटर्न पता चले आप में क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन निष्कर्ष जब आ रहा है तो मोरल रेशनलिटी जोड़ दे रहा है या बॉन्डेड रेशनलिटी जोड़ दे रहा है। उत्तर दे रहे हैं तो उत्तर किसके आधार पर? मतलब पैसेज में तो बात सही थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से इंक्लूड कर दी गई, उसके अनुसार उत्तर दे रहे हैं। नंबर 3 हमें देखना है कि स्पीड बढ़ाना है। 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ते हो ये यहां पता नहीं चलेगा। ये आज घर जाइएगा, अपना मोबाइल उठाइएगा, टाइमर लगाइएगा, और आपके पास प्रीवियस पेपर होंगे ना होंगे तो मैं आज ही ग्रुप पर भिजवा दूंगा, बात सभी। और आप लेकिन जानते हो मोबाइल से पढ़ना और पैसेज में पढ़ने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पेन उठाएंगे, आप पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे कौन सा ऐसा टर्म है जो कुछ ऐसा मिला जो कंस्ट्रक्टिव है या रेशनल है या मतलब कुछ जो उसमें देखूंगा कि क्या कहना चाहता है, उससे बात करूंगा। अब आपसे बात किया जाए, उम्मीद करता हूं कि बेसिक, जैसे आपके पेपर में ज्यादातर 1 पैसे से कितना क्वेश्चन आएगा? 1 पैसे जाएगा। मैक्सिमम 2 ही एक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जहां 1 पैसे से कितने क्वेश्चन आ जाए? 2। तो 1 पैसे से हमें टारगेट बनाना है कि 1 मिनट में कितने वर्ड पढ़ना है? 100 शब्द पढ़ना है, उससे निष्कर्ष निकालना है। और 1 मिनट को आराम से हम 2 से 3, एक क्वेश्चन को आराम से 2 से 3 मिनट समय देना है। इसके बाद पैसेज अगर लगता है कि हमारा मतलब हम पढ़ रहे थे और मेंटल लेवल हमारा काफी ऐसा डिप लग रहा है मेरे, अच्छा अभी आप देखते हो पता चला आप खूब डिटेल में पढ़ रहे थे, मेहनत, और बड़ा सर दर्द करने लगा, और दोस्त आया बड़ा अच्छा गाना लगा दिया, दोस्त आया बड़ा अच्छा सा गाना लगा दिया। अभी आप कसम खा रहे थे मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया, और उधर गाना लग गया, वाह क्या गाना है, माइंड में क्या हो गया? बदल गया। इसका मतलब एक बंदा है, इसका नाम है हार्वर्ड गार्डनर। क्या नाम है? हार्वर्ड गार्डनर। उसने कहा था कि आपकी बुद्धि एक नहीं है, हर काम के लिए बुद्धि हमारी क्या है? अलग अलग है। कोई खाना खाने के शौकीन है, बुद्धि अलग है। कोई कपड़ा पहनने के शौकीन है, बुद्धि अलग है। कोई संगीत का शौकीन है, कुछ लोग गणित मैथ लगाते समय गाना लगा लेते हैं, आराम से मैथ लगाते हैं ना। लेकिन हमने जो वास्तव में सिविल सबसे वाले विद्यार्थी को बड़ा बड़ा मायूस चेहरा देखते हैं। जानते क्यों? क्योंकि हम लोग की एज हो जाती है तैयारी करते करते। लेकिन अब का पैटर्न देखो, 23 साल में आज सिविल, 22 साल में निकाल दे रहे ना। क्यों निकाल दे रहे? मैं तो जैसे आप लोगों को अभी से मालूम, मुझे कब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, बीएड कर लिया, फिर मतलब जो है एक तमन्ना थी तैयारी करूंगा, तब पहुंचा, तब 1 साल लग गया यहां पता करने में कि क्या पेपर है ना। पहले सेल्फ फॉर्म नहीं भरा गया क्योंकि रीजन है पता ही नहीं था पेपर में क्या आता है। पता चला जब 25-26 साल एज हो चुकी है तब पैटर्न पता चला कि हमारा पैटर्न क्या है। अब गार्जियन बता देता है, गार्जियन पहले से ऑलरेडी सिविल में है, बेटा आ जाओ बस इतने पढ़ना है। अगर मैं बात करूं, वो कहते हैं कि एक अच्छा तैयारी करने वाला, एक जबरदस्त तैयारी कर ले सिविल विद्यार्थी, जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य हासिल कर लेता, यही बताते हैं। और ये बात सच है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, ये सच्चाई है कि एक सिविल विद्यार्थी अगर अच्छे से अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर ले तो उस अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य हासिल करता है, इतना मुझे मालूम है। क्योंकि रीजन है उसका कुछ पोर्शन ऐसा स्ट्रांग हो जाता है जिसको जीवन जीने के लिए बहुत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यहां आपको अभी कौन सी कसम खानी है? अभी कसम ये खानी है कि हम लोग अभी किस पर मेहनत करेंगे? नौकरी। चले पैसे देखिए क्या है। पैसे पढ़िए 5 मिनट, आप मैं 2 मिनट आपको समय दे रहा हूं।
2 मिनट आपके सामने है और आप 2 मिनट में पैसेज पढ़ के हमें उत्तर पहले बताइए, फिर बात करूं आपसे। सिर्फ एक पैसेज का उत्तर मैं आपसे चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, पैसेज नंबर 2। जिसका हो जाए तो हमें हैंड से बताइएगा किसका हो गया। 12 का डी, 13 का। सर आप सभी लोग अपने प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। आपका समय पूरा हो गया, 3 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या है? डी। अच्छा, आप सभी का उत्तर डी आया है। आपका उत्तर क्या है सर? 13 का उत्तर क्या है? सभी का सी। मैम आपका? ए। 12 का सी। चलिए एक बार मैम खड़ी हो जाइए, पैसेज पढ़िए तेजी से।
1 मिनट 37 सेकंड लगा इनको लगातार पढ़ने में। वही देख रहे थे कि लगातार पढ़ने में इनको समय कितना लगा। इसका मतलब यहां कोई मीनिंग जब नहीं निकाला गया तब कितना समय लगा। आप 1.37 सेकेंड, मतलब 1 मिनट कितना सेकेंड, 37 सेकेंड। क्वेश्चन कितने हैं इस पैसेज से? 2। आपको मैं कितना समय दे दूं? 5 मिनट। नो डाउट। कितना मिनट मैं आपको दूंगा इस क्वेश्चन के लिए? 5 मिनट। लेकिन अब जिसे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, व्हाई द मेट्रोलॉजी अडॉप्ट इन इंडिया टू काउंट द पुअर डेटा। क्या लिखा है? ड्यूटेबल। अच्छा, ठीक है। अब आप ये छोड़ दीजिए, आप अपने आप बताइए कि भारत में गरीबी रेखा का जो डेटा निकाला जाता है उसका मेन मोटो क्या है? इनकम। मेन मोटो क्या है? इनकम। कौन सी इनकम? एक गवर्नमेंट डेटा जारी करती है बीपीएल कार्ड धारकों की, बिलो पॉवर्टी लाइन। उसमें क्या कहा गया? आप देखिए, उसमें जब ये कहा गया कि मे बी पॉसिबिलिटी, मुझे मालूम है कि आप सभी को एक डेटा मालूम होगा कि यदि कोई भी व्यक्ति ओबीसी या एससी या एसटी कैटेगरी का है, उसकी इनकम लगभग 2 लाख या इससे कम है। कितने लाख या इससे कम है तो किसमें आ जाएगा? इसका मतलब, लेकिन यही डेटा जब ईडब्ल्यूएस के बारे में आ जाऊंगा तो डेटा ये कितने लाख पर आ जा रहा है? 8 लाख कि 6 लाख? 8 लाख। इसका मतलब भारत में ही जो बीपीएल कार्ड धारकों का आरक्षण का नियम है वो क्या है? अलग अलग है। इसमें भी अलग अलग है, एसटी में अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है। इसका मतलब आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए, पैसे से अतिरिक्त यह पता होना चाहिए कि भारत में जो बिलो पॉवर्टी लाइन का जो डेटाबेस है वो हमारे यहां क्या है? डिफरेंस है। नंबर 1। नंबर 1, एक सामने आपके वर्ड लिखे हैं, ये हमें दूसरे क्वेश्चन में बात करना है। लिखा है कि व्हाई इज द मेट्रोलॉजी अडॉप्ट इन इंडिया टू काउंट द पुअर डेटा टेबल। मतलब भारत में जो गरीब गणना की जाती है उसमें विवाद क्यों है? विवाद इसलिए है क्योंकि वास्तव में जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या नहीं होता है, एकदम पार्शियलिटी नहीं की जाती। जिसकी जरूरत है उसको मिलता नहीं है और जिसकी जरूरत नहीं है वो बनवाए बैठा है। एक नियम भारत ने बनाया है, वास्तव में उससे हमारे देश को बहुत फायदा हुआ, गरीब को फायदा हुआ, जिसका नाम है भारत प्रधानमंत्री स्कीम के तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज की बात, आयुष्मान भारत योजना। उसका नियम तो हमारा कुछ और कहता है कि वो बनेगा किसका? जिनके पास ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन बन किसका जाता है? जिसके पास। इसका मतलब पहला विकल्प है, और यहां पर मैं पढ़ा, द पॉवर्टी लाइन इज ए क्वाइट
unsatisfactory when it comes to grasping the extent of poverty Indian. It is not only be, underline करो, it is not only because of first extremely narrow definition of. यहां पर आप नंबर वहां ऊपर से ले आइए. One can better category it is calling is income poverty affecting human well-being than income poverty to only one except of it. अब देखिए, उसने क्वेश्चन में यह कहा कि वास्तव में भारत में जो बेस्ड ऑफ पोजीशन है, इनकम का एरिया है, वो क्या है, अलग अलग है. अलग अलग है कहां से? अगर हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का एरियाज अलग है और वो पैमाना पूरा देखा जाता है. अगर कोई बिहार में रहता है तो उसका पैमाना अलग है. अगर कोई दिल्ली में रहता है तो उसका पैमाना अलग है. अगर कोई मुंबई में रहता है उसका पैमाना अलग है. यहां पर कैपिटा इनकम का पैमाना अलग है. मुंबई में जो ठेला लगाता है उसकी भी इनकम अच्छी खासी होती होगी. जो दिल्ली में ठेला लगाता है उसकी इनकम अच्छी होगी. और जो हमारे शहरों में है उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट जो डेटा बन जाता है कि 36,000 रुपए एक साल का इनकम. हमें लगता है सर ये बनना तो नहीं चाहिए. बनना चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए, लेकिन बनता है. क्योंकि अगर आपने एक नाम सुना, इसका नाम है मनरेगा. सुना? महात्मा गांधी. मतलब एक गारंटी योजना सरकार ने दे दिया कि अगर गांव में तुमको जो है बेरोजगार है तो मिनिमम इतने दिन आपको साल में काम मिलेगा. 100 दिन मिलने की बात है. 365 डेज में 100 दिन मिलेगा. इसका मतलब एक आपकी इनकम हो गई ना. लेकिन फिर भी हमारे यहां का जो इनकम का पैमाना बनता है, जो वास्तव में आय सर्टिफिकेट बनता है, वो कितने बन जाता है? एनुअल ऐसे बन जाता है. इसका मतलब ये गलत है ना. तो वही इसने कहा कि वास्तव में जो लिखा है व्हाई द मेथोडोलॉजी अडॉप्ट इन इंडिया टू काउंट द पुअर डेटा टेबल. भारत में अपनाई गई गरीब की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है? क्योंकि भारत में आय का सिस्टम क्या है? कम और ज्यादा है. अच्छा, पहला विकल्प क्यों नहीं है, कौन बताएगा? देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट द पॉवर्टी लाइन. इसके बारे में थोड़ी उलझन है. ऐसी तो कोई बात है नहीं. जो सही है वो सही है, जो गलत है वो पहला तो नहीं होगा. सेकेंड लिखा है देयर आर वाइड डाइवर्सिटी इन द कंडीशन ऑफ द रूरल अर्बन. ऐसी बात तो कतई नहीं कही गई कि ऐसा है कि अगर भाई शहर में रहते हैं तो दूसरी बात है, गांव रहते हैं तो ऐसी बात हमारे पैसेज में कहीं है नहीं. थर्ड में लिखा है देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल. अच्छा, ग्लोबल के बारे में कोई बात हो रही पैसेज में? क्या ग्लोबल के बारे में कोई बात नहीं हो रही? तो थर्ड वाला भी हमारा क्या है? कंक्लूजन में अगर कोई बात है तो निष्कर्ष सही है, कंक्लूजन में नहीं तो. और ग्लोबल के बारे में हमारे पास पैसेज में कोई बात. फोर्थ बचा इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी एज मर्ज इनकम ऑफ बाइंग कैपेसिटी. यह गरीबी को अपर्याप्त आय या पर्याप्त कह सकते हो रूप में प्रस्तुत करने का एक आधार है. तो 1 का उत्तर कौन सा सही है? सब लोगों ने ज्यादातर उत्तर दिया था, कुछ ही लोगों ने कहा सी है. सी जानते हो? सी तो सर हम सी छोड़ दे, इसके अलावा अगर कोई देता तो मैं उसकी बात थोड़ा समय. सी में तो ग्लोबल के बारे में बात किया. एक बार सी देनी विकल्प पढ़ो ना. सी पैसेज में अच्छा, पैसेज में ग्लोबल के बारे में कोई बात ही नहीं कही. और जबकि हमारा सी में लिखा है देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन द मेजरिंग इनकम पॉवर्टी. यानी कि ग्लोबल के बारे में ग्लोबल कोई बात नहीं की गई, इंटरनेशनल कोई बात नहीं की गई. तो सी तो हमारा नहीं होगा. उत्तर कौन सही होगा? डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास नहीं है. 13 एक बार पढ़ दीजिए क्या है. एक ले लूं. क्वेश्चन नंबर 13 लिखा व्हाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर. आय निर्धरता गरीब की गणना एकमात्र माप क्यों है? अच्छा, एक बात फिर आपसे बात की गई. इसने कहा कि व्हाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर. क्या वास्तव में हमारे पास ऐसी कोई बात पैसेज में कही गई
जो इसमें कह रहा है तो उत्तर आता है यस, कहा तो गया। लेकिन कहा क्या गया है, उसने बस आपसे यह कहा कि आय की जो निर्भरता है वो एक माप नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि पूरे इंडिया में जो मेजर है वो क्या है, अलग अलग है। कैसा है, अलग अलग है, तो एक माप तो नहीं है। जब एक माप नहीं है और लेकिन क्वेश्चन हमारा कह दिया है ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर, और माप एक है नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा पैसेज से उत्तर से आएगा। पहला निष्कर्ष मैम पढ़ दीजिए क्या लिखा है। सेकंड क्या लिखा है, थर्ड क्या लिखा है, बस रुक जाइए, एक बार मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उसने कहा वाइज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर, और विकल्प में लिखा है इट टाल्क ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ द डिप्रीवेशन इग्नोरिंग ऑफ अदर्स। ये डिप्रीवेशन मीन्स क्या होता है, डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब अब आप समझिएगा। उसने कहा कि इट टास्क ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डिप्रेशन इग्नोरिंग ऑफ अदर, वह अन्य सभी की अपेक्षा कर केवल एक प्रकार के वंचन की बात करती है। दूसरा लिखा है कि वन डिप्रीवेशन इज ए ह्यूमन लाइफ हैव नथिंग। अच्छा, आपके पेपर में यहां पर पैसेज में क्या ह्यूमन लाइफ के बारे में कोई बात की गई, नहीं की गई, तो सेकंड तो नहीं होगा। थर्ड में लिखा है कि इनकम पॉवर्टी इज नॉट ए परमानेंट कंडीशन, वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं की गई। आपका इनकम 1991 में 11 रुपए पर वार्षिक थी और अब आपकी लगभग 45,000 से वार्षिक हो गई। इसका मतलब इनकम हमारी क्या है, इंक्रीज कर रही, परमानेंट तो नहीं है। आप लोग गवर्नमेंट जॉब पाएंगे, पहले साल जो सैलरी पाएंगे अगले साल तुरंत बढ़ जाएगी। हाँ, नौकरी परमानेंट है लेकिन सैलरी क्या होगी, इंक्रीज। तो थर्ड वाला तो हमारा इसलिए नहीं कि उसने फिक्स कर दिया। फोर में क्या लिखा है, इनकम पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइस ओनली ए पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी गलत है, ओनली ए पॉइंट ऑफ टाइम, इसके बारे में कोई बात पैसेज में कही, उत्तर कौन सा आया, आप फिर सुनिए। नंबर वन, एक कोई वहां पर लिखिए, मैम ये ले लीजिए सीट, लिखिए बोथ, लिखिए इसी पैसेज में चाहे लिख लो चाहे कॉपी में लिख लो, लिखो स्टेटमेंट इज पॉजिटिव सो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। Statement is positive, so conclusion must be positive. Statement is positive, so conclusion must be positive. Second, statement is negative, so conclusion must be negative. Statement is positive, so conclusion must be negative. सर नीचे लिखिएगा पॉजिटिव कीवर्ड्स, पॉजिटिव कीवर्ड्स। नंबर वन लिखेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। नंबर टू क्रिएटिव थिंक, आप लिख में करते हो क्रिएटिव थिंकिंग, डिस्कवरी, डिस्कवरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिस्कवरी, ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, ब्रेन स्ट्रोमिंग मेथड, ब्रेन स्ट्रोमिंग मेथड, ब्रेन स्ट्रोमिंग मेथड, रेशनलिटी, 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 ये आपको वर्ड पेपर में मिलने वाले हैं जिसके बारे में आपके पैसेज में ऑलरेडी बात करेंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स आपके पेपर में ये मिलने वाले हैं, एक तो ओनली मिलने वाला है,
दूसरा बाउंडेड मिलने वाला है, रेशनल बाउंडेड मिलने वाला है, इन्वायरमेंट मिलने वाला है, नॉट, नेगेटिव एंड सम नॉट। ये नेगेटिव लिख लीजिए, ये आपके पैसेज में अभी मिलने वाले हैं कुछ समय बाद। सबसे ज्यादा पेपर में मिलने वाला शब्द का नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डाइवर्जेंट क्रिएटिव। क्रिएटिव के बारे में, अच्छा इनका मतलब आप सभी को मालूम, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब मालूम? हिंदी में डाइवर्जेंट को कहते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं इसको? अपसारी। और क्रिएटिव को क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता। एक और वर्ड बोले हैं, ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोजबीन। एक और बोले ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब भी होता है खोजबीन। ये हमारे पास एक पैसेज आएगा, इसका नाम होगा इकोलॉजी और इकोनॉमिकली, वहां से मिलेगा कि हम किसके बारे में, या जब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मिलेगा तो वहां से वर्ड मिलेंगे, वहां पर हमें बात करेगा ना डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में एक और नाम है, इसका नाम कहते हैं अमूर्त चिंतन। जैसे एक प्रश्न है मैम से, अच्छा सर से कह दिया जाए, सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजन क्या थे? अगर आपसे पूछा जाए तो अगर आप दे लेंगे उसके उत्तर, क्योंकि आपने उसके बारे में विवरण प्रस्तुत किया है या पढ़ा है, लेकिन छोटे बच्चे से पूछा जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजन क्या थे तो क्या बता पाएगा? नहीं। तो ये जब हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस थिंकिंग। कौन सी थिंकिंग? हाइपोथेसिस थिंकिंग। यानी कि एक स्तर के बाद, किशोरावस्था के बाद हम लोग कहां पहुंच जाते हैं? चिंतन करने की श्रेणी में। वहां पे आएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिस्कवरी, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ऐसा नहीं इतने वर्ड है, बहुत सारे वर्ड होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके पास जो पैसेज, उसमें और भी पैसेज है पीछे क्या? एक ही है? ये लीजिए मैम, ये हमारा पहला क्वेश्चन था पिछली बार सिविल सर्विसेज का। पास कर लीजिए आपस में। ज्यादा सीट नहीं कराऊंगा, लेकिन 50 जरूर कराऊंगा। जी सर, ये निगेटिव वर्ड है। ये कैसे वर्ड है? निगेटिव। जिससे मैंने कहा कि बोथ स्टेटमेंट नेगेटिव, सो कंक्लूजन मस्ट बी निगेटिव। तो अगर कथन हमारा निगेटिव है, उत्तर भी हमारा कैसा होगा? निगेटिव। तो यहां पर ओनली, मतलब केवल की बात कर रहा हूं। बाउंडेड, जहां पर बाउंडेड की हिंदी होगी, थोड़ा सा सीमित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? सीमित, हाँ। और रेशनल बाउंडेड, ये सिविल सेवा में मिलता है। रेशनल बाउंडेड, ये तो भैया रेशनलिटी बाउंडेड कर दिया, जिसे हम कहते हैं वैल्यू एड कर दिया। आप जा रहे थे, माता जी के जाना नहीं है, माता जी ने तुरंत, हाँ चलिए बच गई। हो गया सभी के पास? नहीं हुआ? सीट कम कैसे पड़ सकती? बची? पास कर दीजिए आगे। आपके साथ क्वेश्चन नंबर जो आपके मिला है, इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा है, और नीचे जो क्वेश्चन है उसमें से भी एक ही क्वेश्चन पूछा है। आपको मैं 3 मिनट का समय देता हूं पहले क्वेश्चन करने के लिए। कुछ पैसेज नंबर 1, अच्छा दोनों तरफ पैसेज 1 है, तो इसमें आपको पढ़ना है, इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ना अलोइंग मेक माइंड टू बेनिफिट बाय द, ना इसको पढ़िए जल्दी से। आप पास 3 मिनट का समय है उत्तर देने के लिए। सेकंड पढ़िए, हो जाए तो सेकंड पढ़िए, जिसका हो जाए तो अच्छी बात है। सेकंड पढ़िए जिसका हो जाए।
पहले का हो गया, दोनों हो गया। ये आप एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशनल, इसका उत्तर कौन बताएगा? ऑप्शन ए, सबका ऑप्शन ए है। बी, अच्छा, किसी कुछ लोगों का ऑप्शन ए है, कुछ का क्या है? डी। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़िए। बी, ठीक है। सी, बी, चलिए आपका समय समाप्त हो गया है। इसका मतलब हमारी स्पीड अभी स्लो है, इसको कंटिन्यू करना है, मेहनत करना है। चलिए मैं बात कर लूं, सर का सबसे पहले उत्तर आया था, सर से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। सर खड़े हो जाइए, थोड़ा तेजी से पढ़ दीजिए, इसका हमें सिर्फ कंक्लूजन बता दीजिए पहले का, जो आपने पहले उत्तर दिया था। उत्तर आपका सही है। इसका निष्कर्ष क्या है? थैंक यू। नेशनल पॉलिसी 2020 आई। नेशनल पॉलिसी 2020 से वास्तव में बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन सर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, ये उनके लिए बहुत अच्छी है जिनके गार्जियन पढ़े लिखे। आपने कहा सर ऐसा क्यों? आपने कहा ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर आया 5+3+3+4 आया। इसमें सीधे सीधे कहा गया कि किसी भी प्रकार का मतलब जो है आप एनी सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो, विषय चुनने की आजादी होगी, कोई स्ट्रीम नहीं होगा। जब विषय चुनने की आजादी हुई, जैसे मैम हुई, मान ले कि मैम के गार्जियन अच्छे थे, सर्विस में थे, पढ़े लिखे थे, उनको पता चला कि ऐसा है कि अगर वास्तव में ये पहले आया होता तो मैं अपने बच्चे को मैथ भी दिला देता और मैं अपने बच्चे को साइंस भी दिला देता, यानी कि उधर बायो ले लेता और उधर मैथ लेता, उधर अच्छा सा फिजिक्स ले लेता, कि अगर मैं चाहता तो अपने बच्चे को सीपीएमटी तैयारी करा लेता है, अगर मैं चाहता तो अपने बच्चे को आईआईटी की तैयारी। ये सिर्फ उनके लिए हुआ जिनके गार्जियन क्या है, पहले से जान के, क्योंकि अच्छा क्योंकि रीजन है यहाँ थोड़ा सा टफ विषय हो जाएंगे। और उनके लिए फायदेमंद कहां आया? उनके लिए फायदेमंद वहां आ गया भैया जो फेल पास नहीं हो रहे थे। आओ भैया 5 विषय ले लो जो बिना पढ़े पास हो जाए। वही इस पैसेज का निष्कर्ष है। पैसेज में कहा गया, इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अलाउंग मैन टू बेनिफिट बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन शुड लीड ए वेरी गुड लाइफ ऑफ इंश्योर दैट मच इंश्योर इज एडेप्ट टू बी। इसने बस सीधे सीधे बस इतना कहा कि वास्तव में क्वेश्चन का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट टू अंडरलाइंग वन ऑफ पैसेज। मतलब देखो ऐसा नहीं है, इसमें से 2 विकल्प सही इस पैसेज के। इस पैसेज कितने विकल्प सही है? 2, लेकिन उन दोनों में बेस्ट कौन सा सही है? इसमें तो समस्या इस बात की कहता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मतलब चारों विकल्प कहीं ना कहीं पैसेज से लिंक हो रहे हैं, लेकिन चारों में कौन एक सही है 100%, एक सही 75%, एक सही 50%, एक सही 33%। इसका मतलब आप उस पर कहां पहुंचे? तो इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग टोन ऑफ पैसेज। टोन मतलब समझते हैं थीम। टोन मतलब क्या होता है?
थीम, उस पैसेज का थीम क्या है? तो उस पैसेज का थीम यही है कि अगर वास्तव में हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो क्या करेंगे? हमेशा प्रोग्रेस करेंगे। यहां ऊपर छोड़ दो, नीचे लिखा है इफ ए इंश्योर पॉपुलेशन इज टू बी हैप्पी it must be an educated population and must be the educated with a view of enjoyment as well as the direct लिखा। तो इसका मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि भैया कि अगर वास्तव में हम केवल ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक एज ऑफ द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वास्तव में अगर ऐसा हुआ तो कौन लाभ उठाएगा? जो पढ़ा लिखा। इससे क्वेश्चन नंबर डी क्यों नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूं। यूज ऑफ मशीन शुड बी इनकरेज्ड इन ऑर्डर ऑफ क्रिएट ए लार्ज इंश्योर पॉपुलेशन, मशीनों के उपयोग से प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि इनसे फुर्सत में जीने वाली बड़ी संख्या का सृजन हो। ऐसा तो कोई मतलब नहीं है, ये हमारे एक नियम होता है, इसका नाम है मोरालिटी। क्या नियम होता है? ये मतलब हमें ये भी देखना पड़ेगा। एक हमारे सामने एक शब्द आया था जिसका नाम है रेशनल बाउंडेड, नैतिक मूल्यों के आधार पर उत्तर देना है आपको। मतलब ऐसा भी आपको नहीं जाना कि अच्छा हम आईएएस बन गए, हमारे सामने मशीन आ जाए, हमारा मेरे निर्णय कौन ले ले, ऐसा भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है? अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन, इसका उत्तर कौन सा सही है? आज आपको सीट देखिए, आज तो मैं लाया नहीं हूं, अगर आपको सीट मिल जाए तो आपकी क्लास अभी तो मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें 2-3 नियम है वो भी बता दूंगा जो आपके पेपर में पिछली बार से आ रहे हैं, और कौन से पैसेज सबसे ज्यादा पेपर में आ रहे हैं उसकी चर्चा कर लूंगा। इसका उत्तर बता दो हमें। ऑप्शन बी, पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। सी, अच्छा बी कौन दिया? क्यों मैम? आप लोग हमें लगता है प्रीवियस पेपर किए, हमें लग रहा है, हमें यही लग रहा है कि आप लोग प्रीवियस, ऐसा सभी उत्तर सही है तो बहुत अच्छी बात है अगर प्रीवियस पेपर नहीं किए, क्योंकि रीजन है सभी उत्तर सही होना अपने आप में। पहले दिन या तो आपने इससे पहले इसको पढ़ा है, या तो कमांड आ रही, कमांड है ऑलरेडी, मैं खुद कह रहा हूं, या तो आपने प्रीवियस पेपर कर रखा भैया। मैंने खुद कहा कि 2022 का मैं पेपर लेकर आया हूं, मैं क्या करने वाला हूं, इधर उधर से लेने वाला हूं। ठीक है, इसका उत्तर भी सही है। ठीक है, कल मेरी मुलाकात जब आपसे होगी, मैं आपको सीट तो देने वाला हूं, बाकी इसमें इकोलॉजी पर कुछ टर्म्स आते हैं वो लिखा दूंगा, इकोनॉमिक्स पे कुछ टर्म आते हैं वो लिखा दूंगा, जो हमारे संविधान में कही गई बात वो पूर्ण रूप से सत्य होती है, उस पर मैं चर्चा कर लूंगा आपसे। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक है सर, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। चलिए, थैंक यू। आपके कितने सही हुए थे? मेरा एक गलत था, पहला वाला। अच्छा, पहला वाला गलत हो गया था आपका मैम? कोशिश करिए, जानते हो पहले इस टेस्ट है, आप भी तो लीजिए। उसमें देखो लिखा है, इसमें तो आया ही नहीं था ये, उसमें हाँ उसमें साफ लिखा है। अरे इनके पास 2 सीटें गई होंगी, आप पास एक ही है, क्योंकि उसमें सही आया नहीं है। जब सही आया नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं देने का ना। आपके कितने सही थे?